हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांश प्रसाद और आज हम लोग पढ़ेंगे वही क्लास 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन। और एक नया टॉपिक है इसमें, मास और वेट। मास और वेट के साथ कंफ्यूजन वही पुराने ज़माने क्या, पुराने क्लासेस में मुझे भी कंफ्यूजन बहुत रहता था कि ये दोनों सेम है क्या। लेकिन आज वो दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा। दोनों की ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट केजी है ये बताऊंगा। और आम बोलचाल में जो हम लोग फिजिक्स यूज करते हैं वो पढ़ने वाली फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। कोई बोल दे तुम्हारा वेट कितना है तो 60 केजी बोलिएगा तो आम बोलचाल में तो सही लगता है, लेकिन पढ़ने वाली फिजिक्स में वो गलत चीज है। तो आज हम लोग मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। सो मास से स्टार्ट करते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। तो मेरे स्टार्ट करने से पहले आप इमेजिन कीजिए, क्या एक हाथी है और एक कुत्ता है, तो दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स हाथी ही है ज्यादा बड़ा। कौन ज्यादा भारी है? हाथी है ना। सो जब हाथी दौड़ेगा और कुत्ता दौड़ेगा तो कौन पहले रुकेगा? हाथी रुकेगा कि कुत्ता रुकेगा? जब दौड़ने लगेगा कुत्ता रुकेगा। जब शेर हिरन के पीछे दौड़ता है तो हिरन बिल्कुल सीधा भागने की जगह हिरन जिगजैग मोशन में भागता है, कुछ इस टाइप से लेफ्ट राइट करते हुए। क्यों? क्योंकि शेर जब लेफ्ट राइट करेगा तो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है और रुक के हिरन इस साइड आ गया तो शेर रुकने से पहले थोड़ा सा इधर लड़खड़ा जाता है और ये चीज हिरन फायदा उठाता है इसका। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिरन ज्यादा हल्का है शेर से। तो हल्का कहने का मतलब क्या है? शेर के अंदर ज्यादा मैटर है। मैटर मतलब होता है कि कोई चीज कितना ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसके अंदर कितना मास है। सो मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है उसी को उसका मास कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने तो ये कह दिया कि ये तो लिखने वाली भाषा हो गई ना, कि किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है उतना ही मास है। लेकिन एक चीज आपने अभी जो इमेजिन किया उसमें देखा कि शेर लड़खड़ा जाता है, हाथी देर से रुकता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ना हुआ। सो मेजर ऑफ इनर्शिया को भी तो मास कह सकते हैं। और क्या, न्यूटन के सेकंड लॉ पे जाइए, F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला था ना, F इज इक्वल टू एम ए। हाँ, सो मास ये हुआ। सो F बाय ए को भी तो हम लोग मास बोल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन को भी तो मास कहेंगे ना। सो मास के तो कई सारे डेफिनेशंस है। इमेजिन करते चलेगा तो हजारों डेफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए अभी यही पढ़िए, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गए थे तो धरती पे उनका मास जितना था, चांद पे उनका मास कम हो गया होगा कि ज्यादा हो गया होगा? जो सोच रहे कम हो गया होगा, मैं अगला पॉइंट उन्हीं के लिए बताना चाहूंगा। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे? अच्छा, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए तो उनके पैरों के तले जो जमीन थी वो बदल गई, धरती से चांद हो गई, लेकिन उनके अंदर जो मैटर था, है ना, उनके बॉडी पार्ट्स और ब्लड, वो सब मैटर से ना बना। तो उनके सब अंदर जो मैटर था वो ना ही बढ़ा ना ही घटा। सो अमाउंट ऑफ मैटर तो उतना ही रहा ना, इसलिए नील आर्मस्ट्रांग का मास नहीं बदला। तो कह सकते हैं कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग यहां तक भी समझ गए कि मास कुछ भी कर लीजिए, मास चेंज नहीं करेगा, मास हमेशा कांस्टेंट है। अब मास का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। मास स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहीं कहीं पे कुछ रिलेशंस पे बड़े ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग कैपिटल एम भी यूज कर देते हैं, जहां पे हम लोग को दो मास यूज करना पड़े। और मास की एसआई यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मास की एसआई यूनिट केजी होती है। कभी भी इसको आप मास केजी, वेट की एसआई यूनिट नहीं समझिएगा, मास की एसआई यूनिट केजी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने मास वाले पार्ट को तो पढ़ लिया। अब आते हैं वेट पे। वेट और मास काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। कैसे? वेट इज द फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब क्या है? ये हमारा अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है उस पे। सो ये ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा कहने का मतलब? सो वेट वो होगा जो
वो फोर्स होगा जो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर लगा रहा है, मतलब अर्थ उसको जो फोर्स से खींच रहा है वही ना होगा। तो कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर जितना फोर्स से खींच रहा है या फिर अर्थ पे जितना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको कहेंगे वेट उस ऑब्जेक्ट का। ठीक, यहां तक तो समझ गए। अब क्या है कि हमने कहा मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग धरती पे उनका मास कुछ था, चांद पे भी वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, वेट चेंज कर जाएगा। लेकिन क्यों वेट क्यों चेंज करेगा? क्योंकि वेट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन। मैंने कहा धरती पे थे तो उनकी लोकेशन धरती हुई, चांद पे है तो लोकेशन चांद हो गई। तो यहाँ लोकेशन चेंज कर गया, इसलिए वेट भी चेंज कर जाएगा। अच्छा, वेट क्यों चेंज करेगा? तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर्मूला है वेट का W इज इक्वल टू mg। m क्या है? मास, हमेशा जान रखिएगा। m मतलब मास होता है और g मतलब मैंने बताया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वेट आएगा। ठीक, तो वेट क्यों वेरिएबल है, तब लोकेशन पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका लोकेशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि g की क्या फॉर्मूला है? g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लागू होता है। तो अब कैपिटल G तो कभी चेंज नहीं करेगा, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन मून, अर्थ का मास कुछ है, मून का मास थोड़ा कम है अर्थ से, अर्थ का रेडियस मून के रेडियस से ज्यादा है, तो ये बदल जाता है, इसलिए G की वैल्यू भी बदल जाती है। और G की वैल्यू बदल गई, इसलिए M की वैल्यू नहीं, W की वैल्यू भी बदल जाएगी। So depends on the location as G also depends on the location। G क्योंकि G लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए W भी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या है वेट का? W इज इक्वल टू m इंटू जी। सिंबल W ही है, कैपिटल W, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन क्यों होती है? मैंने कहा फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट, तो फोर्स की SI यूनिट भी तो न्यूटन ही ना होती है, इसीलिए वेट की SI यूनिट भी न्यूटन होती है। और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कहां से लाया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास तो वही रहेगा ऑब्जेक्ट का। यहाँ एक ही जगह एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ लगने वाले, अर्थ की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G। तो यहाँ एक ही जगह G डाल देंगे तो F। और ऐसे फोर्स, वैसा फोर्स जो अर्थ के सेंटर पे लग रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे वेट। सो वेट इज इक्वल टू mg। इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक और चीज, वेट मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास कांस्टेंट रहेगा, अगर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वेट कांस्टेंट है, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये g से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डिपेंड कर जाता है लोकेशन पे, क्योंकि g भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वही, क्या नील आर्मस्ट्रांग धरती पे थे तो उनका वेट कुछ और था, चांद पे जाएंगे तो वेट उनका कम होगा ज्यादा होगा, ये पढ़ेंगे। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून अब हम लोग पढ़ेंगे। इस चीज को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे और वो भी आपको लिखना है। ये नोट जो हमने पिछली बार मास और वेट को पढ़ा, तो अब उसी से किसी ऑब्जेक्ट की मास तो चेंज नहीं करेगी, लेकिन वेट क्योंकि मून पे जाने पे चेंज कर जाएगी, इसलिए हम लोग मून पे किसी आदमी की वेट या किसी ऑब्जेक्ट की वेट कितनी होगी वो हम लोग कैसे निकालें। अर्थ के वेट और मून पे जाने के बाद उसका वेट कितना होगा, क्या रिलेशन है, ये निकालेंगे। सो सबसे पहला लाइन आपको लिखना है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज on the surface of earth। अर्थ की सरफेस पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो देन इट्स वेट विल बी, उसका वेट कितना होगा? सो निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, यही लिख देते हैं। देन उसका वेट क्या होगा? सो वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या कहा था, वेट क्या होता है?
वेट वो फोर्स होता है जो हम लोग अर्थ की सेंटर पे अप्लाई करते हैं, या फिर वो फोर्स होता है जिससे अर्थ हम लोग को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है ना। सो वेट को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं ना। सो वेट ऑन अर्थ लिखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। वेट मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। सो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इंटू, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे है, सो इसका मास m है, ठीक। सो इंटू m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस r, कैपिटल R मान के चलते हैं यहाँ। सो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेट। अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, ठीक। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला इक्वेशन हम लोगों ने ये मान लिया। नाउ अब लिखते हैं नाउ द सेम ऑब्जेक्ट, वो सेम ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से मून पे है ना, द सेम ऑब्जेक्ट इज ऑन द मून। सो मून पे जाने के बाद उसका वेट क्या हो जाएगा, then its weight will be, so weight on moon ऐसे लिख देते हैं, weight on moon को ये लिखते हैं। so अब वही ऑब्जेक्ट हम लोगों ने मून पे डाल दिया, so मून का रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ, और वो ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं करेगा, है ना, मास कभी चेंज नहीं करता है, तो स्मॉल m ही हो गया उसका मास। so weight on moon will be equal to, ओ स्मॉल m और ये मैच कर गया, weight on moon पूरा लिख देते हैं, weight on moon इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून हो जाएगा यहाँ, मून का ग्रेविटेशनल पुल, मून कितनी जोर से खींच रहा है हमें, सो वेट चेंज कर जाएगा, इज इक्वल टू जी कभी चेंज नहीं करेगा, क्या चेंज करेगा, मास ऑफ मून चेंज कर जाएगा, मास ऑफ मून इनटू एम, एम क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मास चेंज नहीं करता है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून हमने माना स्मॉल आर को, सो स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 2 अब लिखेंगे डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। सो क्या मिलेगा हम लोगों को, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ को जब वेट ऑन मून से डिवाइड करेंगे तो g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट, मास ऑफ अर्थ नहीं, मास ऑफ मून, यहाँ पे मास ऑफ मून हो जाएगा, इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या सेम है और कैंसिल आउट होगा, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, जी सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको अरेंज कर देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, m मास ऑफ अर्थ, ये जो नीचे होता है ना सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर में चार गो है, तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइड 3/4, और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4/3, है ना। सो हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले को इस वाले से सबसे ज्यादा नीचे में जो है उसको सबसे वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। सो हम लोग भी यहां भी वही करेंगे। सो मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, हो गया। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया बनके, क्या आया, weight of that object on earth divided by weight of object on moon is equal to mass of earth into radius of moon divided by mass of moon into radius of earth। so इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और यहाँ पे इतना लिखना है, उसके बाद एक और चीज लिख देनी है यहाँ पे, वेयर। अब क्या क्या हम लोगों ने माना, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ
रेडियस ऑफ अर्थ हम लोगों ने कैपिटल आर से माना था, स्मॉल आर से क्या माना, रेडियस ऑफ मून, ठीक है। एम ई से हम लोगों ने माना था मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हम लोगों ने एम ई से माना है, और एम मून से हम लोगों ने माना था मास ऑफ मून। बाकी क्या है, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ और मून की सरफेस पे हम लोगों ने रखा। और क्या है, वेट, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ, और ये वेट डब्ल्यू मून हो गया हमारा, वेट ऑन मून, मून पे कितना वेट था। और कुछ, हाँ है ना, जी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने नोटेशंस पे लिख लिया। सो ये आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर हो गया रेडियस ऑफ मून, एम ई हो गया मास ऑफ अर्थ, एम मून हो गया मास ऑफ मून, एम हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू ई हो गया वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू मून हो गया वेट ऑन मून, और जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको यहां तक नोट कर लेना है सबसे पहले। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। इस फॉर्मूला से अब हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। क्या, मास ऑफ अर्थ हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ओके। मास ऑफ मून हो गया 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ये ज्यादा नहीं है, यहाँ देखिए 24 है, यहाँ 22 है, इसलिए मास ऑफ अर्थ ही ज्यादा है, और वो भी 100-200 गुना ज्यादा है। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, मीटर मीटर, केजी केजी, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वेट ऑन अर्थ बाय वेट ऑन मून, क्योंकि ये हम लोग को मालूम नहीं है, तो सीधा लिख देंगे क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये होगा इंटू रेडियस ऑफ मून क्या है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू इसका स्क्वायर लिखना है ना, सो 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 1.7, नहीं यहाँ पे 6.4 होगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सो इसमें कुछ कट आउट मतलब कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, कटेगा सब, यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब कैंसल आउट होते जाएगा चीजें। आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो मेरे को अभी उतना टाइम नहीं दूंगा मैं सॉल्व करने में, लेकिन सब चीज कैंसल आउट हो जाएंगी, बचेगा यहाँ 6, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा आंसर। मतलब वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑन मून। मतलब एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे जितना वेट है उसका, और उसका मून पे जो जितना वेट है, उसको अर्थ के वेट से इक्वेट करने के लिए मून के वेट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक आदमी मून पे 10 केजी का है, तो अर्थ पे 10 इंटू 6 60 केजीज का हो जाएगा वो। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मान के चलिए अर्थ पे 60 केजीज के थे, तो मून पे मात्र 10 केजीज के हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये रिलेशन हर किसी चीज पे काम करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 120 केजीज का है, तो मून पे सिर्फ 20 केजीज का होगा। कैसे होगा, सो एग्जाम्पल वेट ऑन अर्थ हम लोगों ने मान लिया 120, और इंटू 6 इंटू वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून कितना होगा,
इस 6 को यहाँ ले आएंगे, 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू वेट ऑन मून। ओके, यहाँ लिखिएगा 120 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू वेट ऑन मून। ये कटेगा 20 आएगा, तो 20 kg वेट ऑन मून हो गया। यही फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना है और फिर आगे बढ़ेंगे। इतना तो पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या, m इंटू जी इज इक्वल टू 6 इंटू एम इंटू जी। वेट को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी में लिख दिए। अब यहाँ पे कटेगा क्या, ये g ऑन अर्थ है, ये g ऑन मून है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज करेगा नहीं करेगा। सो इस मास को और इस मास को काट देंगे, तो g ऑन अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मतलब मून पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ पे उसकी 6 गुना ज्यादा है। सो ये भी एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी नोट कर लीजिए और इतने पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सबसे पहले तो। और हाँ, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लोटेशन, जो एक अलग ही चैप्टर है। भले एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में है, बट वो चैप्टर का एक अलग ही हिस्सा है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रस्ट, प्रेशर, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जाएंगे, अब थ्रस्ट पे जाएंगे, पास्कल्स लॉ एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको ऑप्शनल है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी। पास्कल्स लॉ एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। सो पास्कल्स लॉ पढ़ाएंगे और उसके अलावा लास्ट में आपको पढ़ा दिया जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। और जो हमारा केपलर्स लॉ बचा है वो मैं लास्ट में एकदम एंड में जाके आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, ग्रेविटेशन वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट वीडियो से हमारा चैप्टर का नाम होगा फ्लोटेशन। सो तब तक के लिए बाय।